सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज नए महीने की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि 1 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना। कौन सा देश 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की, और इस बार ये इसका 8वां संस्करण होगा जिसको होस्ट भारत करेगा। भारत में भी कहाँ पर होंगे? तो बिहार के राजगीर में होंगे। ये जो वहां पे राजगीर हॉकी स्टेडियम है वहां पे। और मैं आपको बता दूं ये लगातार दूसरी बार है जब भारत इसकी मेजबानी करेगा। ये इस साल नवंबर में होंगे, 11 से लेके 20 नवंबर तक होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसका जो पहला संस्करण हुआ था 2010 में हुआ था, साउथ कोरिया में हुआ था। साउथ कोरिया ने जीता था और जापान को हराया था। लास्ट एडिशन जो 7वां संस्करण है पिछले साल 2023 में हुआ था। कहाँ पे? रांची भारत में हुआ था। ये भारत में भी कहा, रांची झारखंड में, और उसको भारत ने जीता था, जापान को हरा। और इस बार 8वां संस्करण 2024 में ये भारत में ही हो रहा है। कहाँ पे? मैंने आपको बताया, बिहार के राजगीर में। अब कौन जीतता है कौन हारता है ये हम नवंबर में देखेंगे। अच्छा, इसी तरह मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो 8वीं पुरुष एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 है वो कहाँ पे होगी, हमने पढ़ा था, आपको याद हो? वैसे तो ये प्रश्न मैंने आपके वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में भी बताया है, आपने पढ़ा होगा। बताओ तो याद रखना, चाइना में होंगे ये सितंबर में, इस साल सितंबर में होंगे। पुरुषों का चाइना में होगा, महिलाओं का भारत में होगा। ये ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। देखो अगर एशियन हॉकी फेडरेशन की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर इसका कुआलालंपुर मलेशिया में मिलेगा। हेड है दातो फुमियो ओगुरा। अब यहाँ पे हॉकी से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो अभी सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो मलेशिया में हुआ था उसको जापान ने जीता था, पाकिस्तान को हराया था। और इस साल FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप इसका पहला संस्करण ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ था। इसको नीदरलैंड ने जीता था, भारत को हराया था। और ये तो महिलाओं का हो गया। इसी तरह से पुरुषों का भी अभी पहला संस्करण हुआ था मस्कट में ही, उसको भी नीदरलैंड ने जीता था। वहाँ पे रनर अप मलेशिया रहा था। बाकी जो आपके पिछले साल एशियन गेम्स हुए थे, चाइना के हांगजाओ में 19वां संस्करण हुआ था, उसमें मेंस टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। और अभी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ही आपने देखा पेरिस सिल्वर मेडल जीता, स्पेन को हराया, याद रखना है यहाँ पे। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? क्रेग फुलटन है, ये साउथ अफ्रीका से हैं। अच्छा, भारतीय महिला हॉकी टीम के अभी नए कोच बने थे, उनका नाम हरिंदर सिंह है। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का रानी रामपाल के नाम पे रखा गया, भारतीय महिला हॉकी टीम की प्लेयर है। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये आपको उड़ीसा में मिलेगा, बिरसा मुंडा के नाम पे इसका नाम रखा गया था। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया था। अभी वुमेन्स हॉकी लीग 2024 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? रांची झारखंड में। और याद रखना 2025 में जो हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप है वो भारत में होगा। अच्छा, वैसे हमारी जूनियर हॉकी टीम के अभी हेड कोच कौन बनाए गए थे? PR श्रीजेश, जिन्होंने अभी हॉकी से संन्यास ले लिया। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया, अभी सितंबर में जो 8वां एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी होगा वो चाइना में होगा। और PR श्रीजेश रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने, और इनकी जर्सी नंबर 16 है जिसको भी रिटायर्ड कर दिया गया। ये भी हम पढ़ चुके हैं। बाकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसकी स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। हेड है मोहम्मद तैयब इकराम। और 1928 में भारत इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं। हॉकी से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो अजलान शाह कप, आगा खां कप, नेहरू कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बेटन कप और इंदिरा कप होता है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। हॉकी से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी अगस्त में ही किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। एक्चुअली में अभी सरकार ने 4 नई सरकारी कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है। वो 4 कंपनियां कौन कौन सी है? तो चारों में आपको बताता हूँ। एक रेलटेल बनी है, एक सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक NHPC का मतलब हो गया नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और एक सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो इस तरह से आप देखोगे अभी तक हमारे पास 25 नवरत्न कंपनियां हो चुकी हैं। अच्छा, अगर किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलता है तो उससे क्या फायदा होता है? तो इससे
केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपए तक का बड़ा निवेश करने की अनुमति मिल जाती है कंपनी को। इन कंपनियों को 1 साल के भीतर अपनी कुल संपत्ति का 30% तक निवेश करने की स्वतंत्रता होती है, बशर्ते जो अमाउंट हो वो 1000 करोड़ से कम होना चाहिए। वे संयुक्त उद्यम भी यानी कि जॉइंट वेंचर भी बना सकते हैं, गठजोड़ कर सकते हैं और विदेश में सहायक कंपनियां स्थापित कर सकते हैं। और किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलेगा, उसके लिए उसके पास पहले से मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा होना चाहिए। ये कुछ बातें ध्यान रखने वाली है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ध्यान रखना कौन कौन सी कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। एक बार मैं आपको और रिवाइज करा दूं, महारत्न कंपनियां अभी कौन कौन सी हो गई, ये पूरी लिस्ट मैंने आपको लगा दी है। तो अभी 13वें नंबर की महारत्न कंपनी अभी कुछ महीनों पहले ही बनी थी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। उससे पहले REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनी थी। अच्छा, 4 ये मैंने अभी आपको बताई नवरत्न कंपनियां बन गई। इससे पहले लास्ट लेटेस्ट वाली कौन सी बनी थी, 21वें नंबर की मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो मैंने यहाँ पे आपको सारा बता दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में रुबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर होगा ब्रोंज मेडल जीता इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में, और भारत के लिए 5वां मेडल लेकर के आई हैं। इनका संबंध किस खेल से है, तो ये एक शूटर है और अभी उन्होंने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रोंज मेडल जीता है। इससे पहले 4 मेडल हमारे पास कौन कौन से आए वो भी मैं आपको रिवाइज करा दूं। चलो, पेरिस पैरालंपिक से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको सारे रिवाइज करवाता हूं। इस बार इसका संस्करण कौन सा है, 17 नंबर का संस्करण है और 28 अगस्त को चालू हुआ था, 8 सितंबर तक चलेगा ये। भारत की तरफ से 84 एथलीट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि 12 खेलों में हिस्सा लेंगे। उद्घाटन समारोह में ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बियरर भारतीय ध्वजवाहक हैं वो 2 जने हैं, सुमित अंतिल जिनका संबंध भाला फेंक से है और भाग्यश्री जाधव जो कि एक शॉट पुटर है। सेफ्टी मिशन बनाए गए थे सत्यप्रकाश सांगवान। और इसमें जो पहला मेडल आया वो गोल्ड आया था हमारे पास, अवनी लखेरा लेकर के आई थी। राजस्थान की शूटर हैं, ये पैरा शूटर हैं। वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में गोल्ड लेकर के आई और इनसे एक रिकॉर्ड भी बना। वे पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल लाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, क्योंकि एक गोल्ड अभी पेरिस पैरालंपिक में और एक टोक्यो पैरालंपिक में आया था। उसके बाद इसी कैटेगरी में मोना अग्रवाल ब्रोंज लेकर के आई हैं। मनीष नारवाल शूटिंग में मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में ये सिल्वर लेकर के आए और प्रीति पाल का नाम भी हमने पढ़ा था, ये ब्रोंज लेकर के आई हैं ट्रैक इवेंट में यानी कि दौड़ में। और पैरालंपिक में ट्रैक इवेंट में पदक लाने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं। और आज हमने एक और मेडल पढ़ लिया, रुबीना फ्रांसिस लेकर के आई है शूटिंग में, ब्रोंज मेडल है वो। तो इस तरह से 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 3 ब्रोंज हमारे पास हो गए। बाकी कल के वीडियो में मैंने आपको पेरिस ओलंपिक के भी जो भी प्रश्न बने थे वो सारे रिवाइज करवा दिए थे। तो अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र को असना चक्रवात में बदलने की आशंका जताई है। इसका नाम जो ये असना है ये किसने रखा है, ये पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो अभी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अरब सागर में गुजरात के पास में एक गहरा दबाव क्षेत्र बन रहा है और ये अगर ऐसा ही बना रहता है तो ये एक चक्रवात में बदल जाएगा और उस चक्रवात का नाम होगा असना। ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र के समीप और पाकिस्तान के समीपवर्ती इलाकों को प्रभावित करेगा। असना का अर्थ क्या होता है, तो असना का अर्थ होता है स्वीकार करने या प्रशंसा करने योग्य। नाम किसने रखा, पाकिस्तान ने रखा, ये ध्यान में रखना। और इतना ही नहीं, अगस्त में अरब सागर में चक्रवात बनना ही ये बड़ी दुर्लभ बात है। अरब सागर में अगस्त महीने में 48 सालों के बाद कोई चक्रवात बन रहा है। तो ये थोड़ा सा प्रश्न अलग सा है, तो ध्यान में रखना। इसका नाम असना है, किसने रखा, पाकिस्तान ने रखा है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और चक्रवात साइक्लोन में आपको रिवाइज कराता हूँ जो अभी न्यूज़ में थे। जैसे कि अभी लेटेस्ट तो हमने पढ़ा था शान चक्रवात, ये जापान में आया था। जापान में कुछ समय पहले एम्फिल नाम का भी चक्रवात आया था। अल्वारो ये 2024 का पहला चक्रवात था जो कि टकराया था मेडागास्कर से। रेमल चक्रवात हमने पढ़ा था, बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका नाम रेमल किसने रखा था, ओमान ने, और इसका मतलब होता है रेत। ये तो 2024 के हो गए। 2023 में कुछ महत्वपूर्ण चक्रवात जो हमने पढ़े, जैसे कि जैस्पर ये ऑस्ट्रेलिया में आया था। मिचांग ये बंगाल की खाड़ी में आया था, इसका नाम म्यांमार ने रखा था। हेमून या हामून चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था, इसका नाम ईरान ने रखा था। तेज चक्रवात ये अरब सागर में आया था, नाम भारत ने रखा था। बिपरजॉय आपने खूब पढ़ा था, अरब सागर में आया था, बांग्लादेश ने इसका नाम रखा। और मोचा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था, इसका नाम यमन ने रखा था। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर ये भारत में कहाँ पे स्थापित करेगा।
तो आंसर होगा गुरुग्राम में। तो ब्रिटेन का ये यूनिवर्सिटी है साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, और ये भारत में अपना कैंपस स्थापित करेगा, इसको मंजूरी मिल गई है। भारत में भी कहाँ पे? गुरुग्राम में। यूजीसी ने इसको लाइसेंस दे दिया है और जुलाई 2025 से अपना पहला सेशन शुरू कर देगा। अच्छा, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी से 2 रैंकिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जो आई थी उसमें साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी 81 नंबर पे था, और इसी साल टाइम्स हायर एजुकेशन की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आई थी उसमें ये 97 नंबर पे था। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। बाकी यूजीसी ने इसको मंजूरी दी है। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसकी स्थापना होती है 1956 में, दिल्ली में मुख्यालय है, और जगदीश कुमार इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो न्यूज में रही थी। अच्छा, वैसे गुरुग्राम से एक और प्रश्न आप याद कर सकते हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। बाकी यूनिवर्सिटीज मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो अगर पूछे भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे बना है, तो आंसर होगा तेलंगाना में। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये अमेरिका में मिलेगा, जिसका नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे रखा गया। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, आपको याद होगा इसे यूनेस्को ने अमूर्त स्मारक का टैग दिया था, और ये दुनिया में पहली बार है जब किसी मूर्त स्मारक को ये सम्मान मिला था। अभी मोदी जी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर ये नईमा खातून बनी है। और पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय ये कहाँ पे खुला है? तो झारखंड के रांची में। तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वधावन बंदरगाह के आधारशिला ये कहाँ पे रखी है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है। इसको बनाने में जो लागत आने वाली है वो 76,000 करोड़ रुपीज आने वाली है। ये भारत का सबसे बड़ा डीप वाटर पोर्ट है, यानी कि गहरे पानी का बंदरगाह है। मतलब इससे फ़ायदा क्या होगा, जो इंटरनेशनल बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं वो आराम से यहाँ पे आ सकेंगे। कौन इसका निर्माण कर रहा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। और मैंने आपको बताया था अभी मोदी जी ये महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, और उसी दौरे के दौरान उन्होंने इस पोर्ट का उद्घाटन किया है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने जब भाषण दिया था तो उन्होंने कहा कि जो सिंधुदुर्ग जिले, महाराष्ट्र का जो सिंधुदुर्ग जिला है, और वहाँ पे जो राजकोट किला है जहाँ पे शिवाजी महाराज की मूर्ति पिछले साल स्थापित की गई थी और इन्होंने ही उद्घाटन किया था उसका। तो अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा वो ध्वस्त हो गई है, अपने आप गिर गई। तो उसके लिए उन्होंने लोगों से माफ़ी मांगी। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज़ में तो है ही सही भाई, स्टैचू गिर गई और मोदी जी ने भी अभी माफ़ी मांग ली है, मतलब फिर से न्यूज़ में आई, स्टैचू के बारे में फिर से बखान हुआ। तो एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रख लो। 2-4 बातें हैं मूर्ति से संबंधित कि कहाँ पे ये जो मूर्ति है ये गिर गई, किसकी मूर्ति है और कितनी ऊंची है, कहाँ पर है, ये बातें ध्यान में रखनी है। कहाँ पर है तो ये तो पता चल गया, महाराष्ट्र में जो सिंधुदुर्ग जिला है उसमें जो राजकोट किला है वहाँ पे शिवाजी महाराज जी की ये मूर्ति थी। कितनी ऊंची? 33 फुट ऊंची थी। भारतीय नौसेना की तरफ से इसको बनवाया गया था और पिछले साल ही नौसेना दिवस के मौके पर यानी कि 4 दिसंबर 2023 को मोदी जी ने इसका अनावरण किया था, लेकिन अभी ये ध्वस्त हो गई। तो न्यूज़ में है तो ध्यान में रखना। कुछ और बंदरगाह पोर्ट वगैरह मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो वधावन पोर्ट हमने देखा महाराष्ट्र के पालघर जिले में। अभी आपको याद होगा इसी साल वर्ल्ड बैंक ने जो पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया था, तो उसमें टॉप 100 में 9 भारतीय पोर्ट को शामिल किया गया था और इन 9 भारतीयों में से भी टॉप पर विशाखापत्तनम पोर्ट है और इस पूरी लिस्ट में ये 19वें स्थान पे था। टॉप पे चाइना का यांगशांग पोर्ट था और चाबाहार पोर्ट ये आपको पता है ईरान में है, भारत ने बनाया है और इसका एक टर्मिनल है शाहिदी बेहस्ती टर्मिनल, उसको भारत ने 10 सालों के लिए लीज पे ले लिया है। सितवे बंदरगाह ये आपको म्यांमार में मिलेगा, भारत अब संचालन करेगा इसका। उसी तरह से कांके संतुराई पोर्ट ये श्रीलंका में है, भारत इसको डेवलप करेगा, विकास करेगा। और पारादीप पोर्ट ये उड़ीसा में है। अभी 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में ये पारादीप पोर्ट टॉप पे रहा था, तो ये न्यूज़ में था। और दार एस सलाम बंदरगाह ये तंजानिया में है, याद रखना। अडानी ने 30 सालों के लिए लीज पे ले लिया इसको। हाइफा बंदरगाह ये इजराइल में है, अडानी के पास है। और भारत का पहला एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ पे स्थापित होगी? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में। मोंगला पोर्ट ये बांग्लादेश में है, भारत इसका संचालन करेगा। तो यहाँ पे वो सभी पोर्ट मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं जो अभी न्यूज़ में थे किसी न किसी कारण से, या तो हमने उनका संचालन हमारे हाथ में आ गया है, या हम उनको डेवलप करेंगे या हम उनको बनाएंगे।
तो ये तो वो सभी पोर्ट हो गए। फिर भी अगर आपको लगता है इसमें कोई पोर्ट मिसिंग है जो न्यूज में था किसी न किसी कारण से, तो मुझे जरूर बताइएगा। अगली बार उस पोर्ट को भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा ताकि कुछ भी नहीं छूटेगा। वैसे मेरे ख्याल से सब कुछ आ गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ ये एक पोर्ट या 2 पोर्ट मिसिंग है तो बताइएगा कारण सहित। वैसे हमारे शिपिंग मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि टीसीएस ने अपना 5वां पेस स्टूडियो ये कहाँ पे लॉन्च किया है? तो आंसर होगा फिलीपींस में। तो अभी टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मनीला फिलीपींस में अपना 5वां पेस स्टूडियो लॉन्च किया है। लॉन्च करने का उद्देश्य डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देना, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इनसे संबंधित रिसर्च यहाँ पे होंगी। तो सिंपल सा याद रखेंगे, टीसीएस ने अभी कहाँ पे अपना 5वां पेस स्टूडियो लॉन्च किया? तो मनीला फिलीपींस में। टीसीएस की बात कर लें, स्थापना होती है 1968 में, मुंबई में मुख्यालय है, चेयरमैन इसके एन चंद्रशेखरन है। और फिलीपींस से आपको याद आएगा जो इसकी कैपिटल मनीला है, यहाँ पे आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और हमने जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो सबसे पहले किसको बेची है? फिलीपींस को ही। वैसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस में आपको मिलेगा और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कटक उड़ीसा में है। और आपको याद होगा गोल्डन राइस को अप्रूवल देने वाला पहला देश फिलीपींस ही था और बैन करने वाला भी पहला देश फिलीपींस ही है। कौन सा विटामिन इसमें पाया जाता है भरपूर मात्रा में? विटामिन ए। ध्यान रखना ये बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि झारखंड में पहली बार ट्रांसजेंडर सीएचओ कौन बनी है? तो आंसर होगा अमीर महतो। तो ट्रांसजेंडर हैं ये अमीर महतो और अभी झारखंड के पहले सीएचओ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इसी तरह से आपको याद होगा भी बिहार की पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर बनी थी मानवी मधु कश्यप उनका नाम है। और दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई ये सिंधु गणपति बनी थी। आपको बताया भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला है? तेलंगाना में। और एक डे भी होता है इनसे संबंधित, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, 31 मार्च को मनाया जाता है। वैसे बात यहाँ पे झारखंड की हुई है, तो ये रहा मैप में झारखंड। देखो झारखंड की कैपिटल रांची है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। यहाँ का राजकीय पशु हाथी है, पक्षी है कोयल, वृक्ष है साल, पुष्प है पलाश का फूल। लोक नृत्य में छऊ बड़ा फेमस है, पाइका बड़ा फेमस है यहाँ का। सरहुल फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है, कर्मा पूजा, श्रावणी मेला यहाँ पे लगता है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया झारखंड के धनबाद को कहते हैं और सेंट्रल कोल फील्ड का मुख्यालय रांची में आपको मिलेगा। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न में झारखंड से आपको रिवाइज कराऊंगा। तो आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन यहीं पे किया था धनबाद में। आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की आयु को 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया था झारखंड ने। अबुआ बीर दिशोम अभियान यहाँ शुरू हुआ, अबुआ आवास योजना शुरू हुई थी। सरहुल फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है, हमने देखा, श्रवणी मेला लगता है। झारखंड में प्रोजेक्ट रेल शुरू हुआ था। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र यहीं पे आपको मिलेगा। और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू हुई थी। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर ये बनकर तैयार हुआ रांची में। झरनी योजना पोर्टल यहाँ शुरू हुई थी। झारखंड के सोहरई खोबर पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला था। बेतला नेशनल पार्क आपको यहाँ मिल जाएगा। पलामू टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। तो देवघर हवाई अड्डा पूछेंगे कहाँ पर है? झारखंड में है। अच्छा, आयुष्मान भारत योजना तो आपने सुनी होगी ना, जो कि कब शुरू होती है? 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से? रांची झारखंड से। और झारखंड का जामताड़ा जिला ये देश का पहला जिला बना था जिसके हर गांव में पुस्तकालय है, याद रखना। ये हमने देख लिया। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद, सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर रांची। बाकी भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन संयंत्र परियोजना ये कहाँ पे शुरू हुई? झारखंड में। पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना यहाँ पे शुरू हुई। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना भी यहाँ पे शुरू हुई थी। तो झारखंड से ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न भी मैंने आपको बता दिए। आगे कुछ स्टैटिक पॉइंट्स थे वो भी मैंने आपको रिवाइज करा दिए, तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले 2 बातें मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये कि अभी अगस्त का लास्ट वीक का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो है वो मॉर्निंग में आ चुका है। और कहने को तो वो वीकली है, वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज, लेकिन उसमें मैंने 22 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक यानी कि टोटल 10 दिनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो वो जरूर जाकर के देख लेना ताकि पिछले 10 दिन का क्विक आपका रिवीजन हो जाए। फिर इसके बाद जो लास्ट मंथ का मैं आपके लिए लेकर के आया था 1 लाइनर फॉर्मेट में, वो वीडियो लेकर के आऊंगा। 2-4 दिन में वो आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो आप जरूर देख लेना ताकि फिर वहां पे आपको ये फील नहीं होगा, थोड़ा सा डिस्कशन हो जाता तो अच्छा रहता। देखो, सबसे ज्यादा डिस्कशन डेली करंट अफेयर्स में होता है, फिर उससे कम डिस्कशन वीकली और मंथली वालों में होता है। उसमें इतना सा ही मैं डिस्कस करता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बस वहां पे वो कंसिडर करता हूँ, वो बताता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न पे।
और लास्ट में अब हमने वन लाइनर वाला स्टार्ट कर दिया है, वहां तो कुछ डिस्कशन नहीं होता। प्रश्न देखते हैं, आंसर देखते हैं, खटखट खटखट, सुपर फास्ट रिवीजन आप कह सकते हो उसे। तो पहले भी रिवीजन कर लो आप आज का वीडियो देख करके। सुपर फास्ट रिवीजन हम 2-4 दिन बाद करेंगे। और हाँ, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता रहा हूँ। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना प्रश्न, जिस फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये सब आपको पीडीएफ में मिलेगा बिल्कुल फ्री में। अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां पे ज्वाइन बटन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जब भी वीडियो या पीडीएफ आता है। अब टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी एर्बा MDX मंकी पॉक्स RT-PCR किट ये कहाँ लॉन्च हुआ है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश की ही एक वैक्सीन निर्माता कंपनी है मेडटेक जॉन, और इसी ने अभी एर्बा MDX मंकी पॉक्स RT-PCR किट को लॉन्च किया है। ये भारत की पहली स्वदेशी एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स की जांच करने वाली किट है। इसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है N चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने ही लॉन्च किया है। इस किट की अगर हम बात करें तो इसे आप रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हो और इसकी सेल्फ लाइफ 12 महीने की है। 12 महीने में आप कभी भी आप इसको यूज करो और 100% एक्यूरेसी इसकी बताई जा रही है। एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स की बात करें, अभी आपको बताया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था एमपॉक्स को। इसका पहला केस 1958 में आया था अफ्रीका में बंदर के काटने से, इसलिए इसको मंकी पॉक्स बोलते हैं। वैसे मंकी पॉक्स नहीं बोलते, अब तो नाम बदल के एम पॉक्स कर दिया, लेकिन आप तो जानते ही हो एम मतलब मंकी होता है। तो क्या होता है इसमें पूरे शरीर पे लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे RT-PCR का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है कि मूडीज ने कैलेंडर ईयर 2024 के लिए भारत का GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो 7.2%। तो मूडीज रेटिंग्स ने भी कैलेंडर ईयर 2024 के लिए भारत का GDP ग्रोथ रेट 7.2% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि 2025 के लिए 6.6% रहने का अनुमान लगाया। देखो, कई बार आप पढ़ते हो वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2024-25 या इसी कोई में फाइनेंशियल ईयर 2025 भी लिख सकता हूँ। तो फाइनेंशियल ईयर तो आपको पता है अप्रैल से शुरू होगा और मार्च तक चलेगा, मार्च एंड तक। और कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से शुरू होगा, जब तक एक कैलेंडर होता है, जनवरी से दिसंबर तक के लिए। ठीक है, बाकी ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। अब आप वीकली करंट अफेयर्स का जरूर देख लीजिएगा ताकि पूरा अगस्त महीना आपका कवर हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने उसमें इंक्लूड किए हैं, मिस मत करना बिल्कुल भी। और सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, मैं याद दिला रहा हूँ। शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ में। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करेंगे। तो यहाँ पे हम 31 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा है कि पैरालंपिक में भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो अवनी लखेरा, शूटिंग से संबंधित है। फिर पूछा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया? तो धुलीखेल। फिर पूछा अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा राजगीर में। फिर पूछा अभी भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है जिसे लॉन्च किया गया? समुद्र प्रताप। फिर पूछा अभी किस मंत्रालय ने शी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। फिर पूछा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक कहाँ पे होगी? अक्टूबर में पाकिस्तान में होगी। फिर पूछा फतेह में मोह जैरानी किस देश की पहली महिला गवर्नमेंट स्पोक पर्सन बनी है? तो ईरान। फिर पूछा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को स्वास्थ्य सेवा के लिए 500 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की? तो महाराष्ट्र। फिर पूछा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? मुंबई में। और आखिरी प्रश्न पूछा कि अभी जो हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 आई है उसके अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो आंसर होगा गौतम अडानी। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था महाकृषि समृद्धि योजना भी किसने शुरू की है? तो आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।